नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि सवाल देश की आंतरिक सुरक्षा का है, सवाल बिखरते बस्तर का है, सवाल लहूलुहान होते लोकतंत्र का है, जिसमें निशाना भी हम ही है और संगीनें भी हमारी ही हैं। जी हां, मुठभेड़ के बाद नक्सलियों की प्राथमिकता सुरक्षा बलों के हथियार लूटने की होती है और उन्हीं हथियारों से सुरक्षा बल अगली साजिशों में निशाना भी बन रहे हैं। और यह खुलासा इसलिए गंभीर है क्योंकि नक्सलियों ने एक वीडियो जारी किया जिसमें खतरनाक हथियारों का एक बड़ा जखीरा दिखाया गया है और उस जखीरे से अभी केवल 2 हथियार ही हमारे हाथ लगे। ऐसे में सवाल यह है कि हमारी संगीनें हमारे सुरक्षा तंत्र पर आखिर कब तक बरसेंगी और दंडकारण्य में बैठकर पूरे देश को तबाह करने की साजिश पर इस हालात में लगाम कैसे लग पाएगी। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा में, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो खबर सच और पूरी तरीके से विश्वसनीय है। ये जानने के लिए हम अब हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल। और अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन 4 कसौटियों पर परखी गई है। तो चलिए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हथियारों का ये भारी भरकम जखीरा जितना खतरनाक है उतनी ही खतरनाक है इसे सजा कर रखने की साजिश, और उससे भी ज्यादा खतरनाक है वो खुलासा जो हाल ही की बुरगुम मुठभेड़ के बाद सामने आया है। खुलासे के मुताबिक देश की आंतरिक सुरक्षा के दुश्मनों का जत्था जिस बेरहमी के साथ लोकतंत्र और हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को लहूलुहान करता है उसमें निशाना भी हम होते हैं और हथियार भी हमारे ही होते हैं। जी हां, सही सुना आपने। दंडकारण्य में देश के खिलाफ साजिश रचने वाले नक्सली हमारे हथियारों से ही हम पर हमला कर रहे हैं और उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए ये वीडियो जारी किया था। सीआरपीएफ की जो 9 अप्रैल 2010 को टाटमेटला में जो घटना हुई थी जिसमें कि 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, AK-47 उस घटना का है। और जो इंसाफ रिकवर हुआ है, जो आपके राजनांदगांव में जो दुखद घटना हुई थी जिसमें एसपी राजनांदगांव 24 साल शहीद हुए थे, उस घटना का इंसाफ है। तो ये दोनों छत्तीसगढ़ में होने वाली बड़ी घटनाएं थी जिसके ये वेपन रिकवर हुआ है। इससे हमें बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि हमने ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किया। यह खुलासा जितना चौंकाने वाला है उतना ही चिंता बढ़ाने वाला भी, लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि 2 दिन पहले दंतेवाड़ा के बुरगुम के जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ में जो हथियार नक्सलियों ने हमारे जवानों का खून बहाने में इस्तेमाल किया वो हथियार सुरक्षा बलों से ही 2009 के मदनवाड़ा और 2010 के ताड़मेटला मुठभेड़ में लूटे गए थे। नक्सलियों ने AK-47 राइफल 2010 में हुई ताड़मेटला में हुई मुठभेड़ के दौरान लूटी थी, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे, जबकि इंसास राइफल 2009 में मदनवाड़ा मानपुर इलाके में हुई मुठभेड़ में लूटी गई। इस मुठभेड़ में एसपी विनोद चौबे समेत 29 जवान शहीद हुए थे। इस खुलासे के बाद सबसे अहम सवाल यह है कि नक्सलियों से मुठभेड़ में एक AK-47 और एक इंसास तो बरामद कर ली गई, लेकिन बाकी के जो हथियार तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वो कब तक हमारे सुरक्षा बलों पर बरसते रहेंगे। हालांकि गृह मंत्री के मुताबिक सजगता के साथ सुरक्षा बल नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यहाँ नक्सली भी अपने आप को गढ़ मानते हैं, लेकिन वहाँ पर घुस करके भी हमारे भी सैनिक से जवान काम कर रहे हैं और लगातार नक्सलियों से मुठभेड़ में नक्सलियों को मारे भी जा रहे हैं। इसके एक परिणाम है कि आज उनके नक्सलियों के हथियार भी पकड़े जा रहे हैं। तो अब हम लगातार, मैंने कहा कि उस क्षेत्र में हमारी सेना, हमारे जो सीआरपीएफ के जवान, पुलिस दल लगातार उन क्षेत्रों में सर्चिंग कर रही है ताकि आने वाले समय में उस क्षेत्र से नक्सल समाप्त हो सके। सजगता की बात कितनी भी की जाए, लेकिन नक्सलियों की तरफ से जारी किए गए इस जखीरे के वीडियो से कुछ सवाल साफ तौर पर सामने आते हैं। सवाल इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी वारदातों को नक्सली हमारे जवानों से लूटे हथियारों से ही अंजाम दे रहे हैं।
सवाल ये कि क्या मुठभेड़ के बाद जवान को शहीद करने के बाद नक्सली हथियार लूटना अपनी प्राथमिकता में शामिल करते हैं, और सवाल ये भी कि अगर हालात इस तरह के हैं और नक्सली हमारे ही हथियारों से मॉडर्न लड़ाई लड़ने के काबिल बने, तो फिर उनके दंडकारण्य के तबाह कर देने के मंसूबों को कैसे तोड़ा जाएगा। दंतेवाड़ा से बप्पी रे और रायपुर से सुदेव त्रिपाठी की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल ये बड़ा है कि एक तरफ लाल आतंक तबाही की तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारी तैयारियां कहां पर हैं। लेकिन उससे पहले एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं किस तरीके से इनके मंसूबे खतरनाक हो रहे हैं, किस तरीके से हमारे जवानों की जो शहादत का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आपको साल दर साल बताते हैं, 2001 में 7 जवान शहीद हुए, 2002 में 11 जवान शहीद हुए नक्सलियों से लड़ाई के खिलाफ। आगे आप बढ़े तो आंकड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, 2003 में 32, 2004 में 13 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ पुलिस के ये आंकड़े हैं। 2005 में 50 जवान शहीद हुए, 2006 में ये आंकड़ा 76 तक पहुंचा। 2007 में 199 जवान नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए, 2008 में 82, 2009 में 125 और 2010 में 177 जवान शहीद हो गए। 2011 की बात करें तो 87 जवान, 2012 में 50 जवानों की शहादत हुई, 2013 में 43 जवान शहीद हुए और 2014 में नक्सलियों से लड़ते हुए 62 जवान शहीद हो गए, 2015 में 48 और 2016 में 41 जवान शहीद हुए और 2017 की बात करें 19 मार्च तक आंकड़ा 22 जवानों की शहादत का रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि शहादत का सिलसिला तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं कि नक्सलियों से मजबूती से लड़ पाएंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस रायपुर से, राजीव रंजन श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे नोएडा स्टूडियो से जुड़ रहे हैं और थोड़ी देर में बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जो दंतेवाड़ा के एसपी खुलासा करते हैं कि जो ताड़मेटला में बड़ी घटना हुई, 76 जवान शहीद हुए, उनके AK-47 का इस्तेमाल हुआ, इंसास का इस्तेमाल हुआ, इस खुलासे को किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? देखिए अध्यक्ष जी, पहली बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये घटना घटित हुई थी संयोग से मैं उस दिन वही दंतेवाड़ा में था जी, और मैं जाके उन घायल जवानों से मिला था, पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली थी। और एक बात मैं हर चैनल पर कहता हूं, आपके चैनल पर फिर कहूंगा पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ कि हमारे जवान बहुत बहादुर हैं, हमारे अधिकारी बहुत सक्षम हैं, लेकिन हमारी सरकार कायर है। इस सरकार की मानसिकता नक्सलवाद को लेकर स्पष्ट नहीं है। 14 वर्षों में यह सरकार आज तक ये तय नहीं कर पाई कि नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए हमें किस रास्ते पर चलना है। तो सरकार जब तक ये मंशा स्पष्ट नहीं करती है, नक्सलवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जो पहले 3 जिलों तक सीमित था, अब 19 जिलों में जा चुका है। आपने जो आंकड़े दिखाए सन 2000 से लेकर अभी तक, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि हर साल वारदात बढ़ी है, हर साल शहादत की संख्या बढ़ी है। आप देखिए भेजी में जो हमला हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद, उसमें 6 इंसास राइफल, 4 AK-47, 2 UBG और ग्रेनेड लूटे गए। शाम को उसी दिन नक्सली प्रेस रिलीज जारी करते और कहते हैं कि सुरक्षा बल के जवान इस घटना का बदला लेने के लिए हम पर हमला कर सकते हैं, और दोपहर को 1 बजे अरनपुर थाना के अंतर्गत बुरगुम में मुठभेड़ हो जाती है। तो जवानों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये इस मुठभेड़ से साबित होता है। लेकिन सरकार बहुत कायर है, बहुत निकम्मी सरकार है। ऐसे सरकार को सत्ता में बने रखने का 1 मिनट का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। राजीव रंजन जी, आपके पास आना चाहेंगे। राजनीतिक चीजों को बड़ी बेहतर ढंग से आप लोग विश्लेषण करते हैं। क्या वाकई ये जो पूरी लड़ाई है ये कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की शिकार हो रही है, या कुछ और पॉइंट्स हैं जिनमें हम बैकफुट पर चले जाते हैं बार बार? देखिए, अगर सत्ता है जो राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ही आगे बढ़ना अगर है, जैसी बात बता रहे हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह जी, तो ये तो है एक पॉइंट, वैलिड पॉइंट है जिस पे चर्चा होनी चाहिए कि हाँ, अगर सरकार है तो ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि देखिए 2000 से लेकर के अभी तक जितने जो घटनाक्रम हुआ और जो आंकड़े आप लोगों ने दिखाए, वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वो आंकड़े ऐसे हैं कि अगर अभी 19 मार्च तक की आपने बात की, 19 मार्च तक अगर 22 जवान शहीद हो चुके हैं, तो इसका मतलब है, और ऐसा ही नहीं, उसमें अगर AK-47 टाइप के अगर हथियार मिल रहे हैं, आधुनिक जो संचार के साधन हैं वो उनके पास उपलब्ध हैं, और तमाम चीजें जिससे कि वो हमला कर सकें, ऐसी चीजें अगर हैं, तो ये चीजें जंगलों तक जहां उनका निवास है, जहां वो छाए हुए हैं, वो वहां तक वो चीजें पहुंच कैसे रही हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर क्योंकि वो शहर से आप जंगल की ओर बढ़ते हैं
और शहर का जो अमला है और बाकी आपके जो सुरक्षा के तंत्र हैं, आपका खुफिया तंत्र है, वो क्या कर रहा है? तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, प्रशासन की को जिस प्रकार वहां पर नकेल कसना चाहिए था उसकी कमी तो दिख रही है। साथ साथ ये सोचने वाली बात है कि ये इतने मजबूत कैसे हो रहे हैं, इनके पास इतनी सारी चीजें आ कैसे रही, हथियार आ कैसे रहे हैं। दूसरी बात है कि आप अगर देखिए तो ये एक समय होता है जब ये हमला करते हैं, इस बात को भी देखना होगा कि बरसात से पहले और जो विंटर का सीजन खत्म होता है, अगर पिछला आप देखें, आंकड़े देखें, तो ये आता है जनवरी से लेकर के मई तक ये घटनाएं होती हैं। तो जनवरी से मई तक विशेष जो इंतजाम होना चाहिए उस इंतजाम में भी कमी दिखती है। अगर वो कमी ना हो, मतलब वो कमी है, इसी कारण ये घटनाएं हो रही हैं। मार्च में अगर अभी तक आप देख लीजिए, अगर 22 जवान अभी तक शहीद हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर, और ये जैसे जैसे बढ़ रहा है, सिर्फ बस्तर ही नहीं, अगर दंतेवाड़ा का पार्ट और बाकी इसको देख लीजिए, आज रायपुर में भी नक्सल गतिविधियां बढ़ गई हैं। आप उधर अगर जाएं नॉर्थ छत्तीसगढ़ में, उधर भी, अगर आप महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जाएं, गढ़चिरौली का जो पार्ट है वहां भी है। तो ये कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ जो है वो एक बेस बना हुआ है, और उस छत्तीसगढ़ के इस बेस को तोड़ने, बिल्कुल बेस कैसे टूटे ये सवाल अहम है, क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सवाल सब सीधा सा है कि आप एक कदम बढ़ते हैं तो नक्सली हमेशा आपसे 2 कदम ही आगे रहते हैं। भेज्जी की घटना में ये चीज साफ हुई कि बाकायदा वहां पर एम्बुश लगाया गया, नक्सलियों को ये तक पता था कि जब हम फायरिंग करेंगे तो जवान किस किस पेड़ के पीछे छिपेंगे। और अब देखिए एक और खुलासा ये हो गया कि आपके ही संगीने हैं और आपके ही संगीनों से साधे जा रहे हैं जवान। तो कहां पर सच चूक हो रही है कि हर स्टेप पर आप लोग हारते हैं? देखिए, वास्तव में जो नक्सलवाद की समस्या, इसको बड़ी गंभीरता के साथ में सरकार ले रही है। और जिस तरीके से देश में यदि हम नक्सलवाद की बात करें या आतंकवादी गतिविधियां, ये तमाम प्रकार के जो विषय आते हैं, ये वास्तव में हम सब लोग के लिए चिंता का विषय है। लेकिन ये बात कहना कि सरकार इस पर असफल है या सरकार इस पर काम नहीं कर रही या हमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत उचित नहीं है। भेज्जी की जो घटना हुई, निश्चित रूप से एक चिंताजनक घटना थी, जो जिस तरीके से जिसका आपने उल्लेख किया कि एम्बुश लगाकर 12 जवानों को मारा गया। लेकिन उसके बाद पुनः जब एम्बुश लगाया गया और अरनपुर में जो घटना हुई, उसमें हमारे जवानों ने जिस तरीके से एम्बुश को असफल करते हुए उन पर जिस तरीके से घेरकर आक्रमण किया गया, जिसमें 5 जो शहीद, जो 5 जो नक्सली जो मारे गए हैं, ये निश्चित रूप से हमारे जवानों की सफलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी लड़ाई, नक्सलवाद कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है कि किस तरह की किसी विषय को हम 1 साल में या 6 महीने के अंदर में खत्म करना, इस तरह का विषय नहीं है। क्योंकि एक बड़ा जो जमावड़ा देश के अंदर में नक्सलवाद के तमाम जो तथाकथित समर्थक और जो चीजें सामने आती हैं, ये वास्तव में न केवल सरकार का बल्कि जवानों के काम को भी कहीं न कहीं रोड़ा बनती हैं कि हमें कहां जाना चाहिए, कितना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्या तमाम प्रकार की चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए बहुत बेहतर तरीके से हमारी सरकार लड़ रही है और सफलता भी मिल रही है। मैं ये कह सकता हूं कि बीच में घटनाएं निश्चित रूप से ज्यादा हुई थी, लेकिन जिस तरीके से नक्सली क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम तेजी से हुए हैं और बीच में किसी प्रकार की घटना नहीं हुई, एक रिएक्शन। ठीक है सर, विकास हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, विकास पहुंच रहा है, तस्वीरें सामने आती हैं, रोड अपनी पार्टी पर हमला हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि ठीक है, आपके जो जवान हैं वो शहीद होते हैं, उनसे हथियार लूटे जाते हैं, लेकिन क्या राजीव रंजन जी ये संभव है कि केवल लूटे गए जवानों से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली जाएगी दंडकरण? नहीं, वही मैं भी कह रहा हूं, क्योंकि अगर जवानों को मार करके और या थाने को आप लूट करके और ये सोचते हैं कि उनसे जो हथियार लिए जा रहे हैं उससे नक्सली लड़ रहे हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। उनके पास कोई न कोई ऐसा सोर्स है जहां से ये सारी चीजें सप्लाई हो रही हैं। सरकार को या जो भी तंत्र है उनको ये रोकना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, सोचना होगा कि आखिर इन चीजों की सप्लाई कैसे हो रही है। आज जो मतलब खुफिया तंत्र जिस प्रकार काम करना चाहिए, मुझको लगता है कि और भी मजबूती इसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार बिल्कुल विफल है, जो जितनी वहां पे अगर नक्सली भी मारे जा रहे हैं, लगातार सफलता मिल रही है, नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं, ये इसमें भी सफलता सरकार को मिल रही है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि आखिर आज की तारीख में उनके पास AK-47 से लेकर के तमाम ऐसे हथियार कहां से उपलब्ध हैं और ऐसी तमाम चीजें जिसके कारण वो हमला करने में सक्षम हो रहे हैं। वो अभी अगर वो तीर से हमला कर रहे हैं और वो ग्रेनाइड और बाकी तमाम चीजों से जिस प्रकार एम्बुश लगा करके वो करते रहे हैं, उनका एक गुरिल्ला वार करने का जो स्टाइल रहा है उसको भी उन्होंने दूसरे ढंग से वो लेकर के आए हैं। तो ये जो चीजें हैं,
जो नई नई तकनीक वो अपना रहे हैं हमला करने में, और जिससे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उस पर सोचना होगा। वो मुझको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप लूट करके ला रहे हैं और उससे आप हमला कर रहे हैं। वहां रणनीतिकार कोई और है। केवल नक्सलियों को मार देने से काम नहीं चलेगा, उनकी कमर तोड़नी पड़ेगी। आरपी सिंह जी, ठीक है, नक्सली मारे जा रहे हैं, मुठभेड़ हो रही है, आप लोग भी तारीफ करते हैं, सुरक्षा बल बहादुरी से लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल वो बरकरार है कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में हथियार दंडकारण्य में पहुंच रहे हैं, इतनी बड़ी मात्रा में उनको विस्फोटक मिल रहे हैं, तो वो सोर्स क्या है? उस सोर्स को ट्रैक करने में गलती कहां से हो रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, 80 का दशक में नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी सुरक्षा बलों के लिए, वो कहीं ज्यादा आसान थी, क्योंकि 80 का दशक में उनके पास हथियार क्या होते थे? मात्र 12 बोर की बंदूक या फिर भरमार बंदूक। उनके मुकाबले में पुलिस के पास 303 और सेल्फ लोडिंग राइफल जैसे हथियार हुआ करते थे। लेकिन अब 2000 के दशक में आने के बाद अब लड़ाई सुरक्षा बलों के लिए ज्यादा मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि आपके पास यदि AK सीरीज की राइफल है, वही AK सीरीज की राइफल वहां भी है। आपके पास यदि इंसास है तो वही इंसास वहां भी है। यदि आपके पास SLR है तो वो SLR वहां भी है। यदि आपके पास LNG है तो LNG वहां भी है। यदि आपका स्विच मोटार है, स्विच मोटार वहां भी है। यदि UBGL यहां है तो UBGL वहां भी है। अब लड़ाई आके टिक गई है हौसलों पर, किसके पास हौसला है और किसके पास जीतने का मादा है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे सुरक्षा बल के जवान और अधिकारियों के पास लड़ने और जीतने का मादा है, लेकिन इस सरकार के पास न लड़ने का मादा है और न जीतने का मादा है। सरकार हाथ उठा चुकी है। सरकार कुछ विवादित अधिकारियों को वहां भेजती है और राज्य प्रायोजित हिंसा करवाती है और ये संदेश देने की कोशिश करती है कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, जबकि इनके खुद के आंकड़े बताते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि ऐसे विवादित अधिकारियों को वहां भेजे जाने के बाद, राज्य प्रायोजित हिंसा कराए जाने के बाद नक्सलवादी हिंसा में कोई भी कमी नहीं आई है। मैं फिर कहता हूं आपके चैनल पे, यदि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, जो कि है नहीं, यदि फिर भी मानता हूं यदि गंभीर है, तो ये सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं है, ये आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक और राजनीतिक चारों स्तर पर जब तक सब बैठकर आप बात नहीं करेंगे, इस समस्या का कोई हल नहीं होगा। लेकिन 14 वर्षों में सरकार का कार्यकाल ये बड़ा साफ साफ बताता है कि सरकार एक प्रकार इस समस्या को जिंदा रखना चाहती है, ताकि जो हजारों करोड़ रुपए की राशि केंद्र से आती है उसका बंदरबाज किया जा सके, उसकी भ्रष्टाचार की गंगा बहाई जा सके। संजय जी से जवाब देते हैं। संजय श्रीवास्तव जी, ये एक अहम मसला है कि ये लड़ाई हौसले की और हथियारों की है। आप लोग दंडकारण्य में विकास को पहुंचा रहे हैं, वहां पर सुरक्षा बल के जवान पहुंच रहे हैं, मतलब नाकेबंदी हो रही है, फिर क्या वजह है कि आप हथियारों को पहुंचने से नहीं रोक पा रहे? अगर हथियार को आप रोक दें तो अपने आप नक्सली सिमट जाएंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष में बैठकर केवल आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। ये तो ऐसा कह रहे हैं कि जिस तरीके से नक्सलियों के हौसले बुलंद और तमाम प्रकार के संसाधन उनको मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जिस आसानी के साथ में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ का एक एक कोने में नक्सलवाद, अरे सुनो तो नक्सलवाद एक कोने में आ जाता। ये मैं कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं, ये इतने सक्षम है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं। यदि इन्हीं की सरकारें चला करती थी 50 साल तक, ये क्या हाथ में हाथ धरकर बैठे हुए थे? सुनिए, सुनो तो परसेंटेज, अरे परसेंटेज में नहीं चलता नक्सलवाद, परसेंटेज में नहीं चलता। क्यों नहीं चला? आप ईमानदार हो ना, आप 50 साल सरकार चलाए हो ना, आप नक्सलवाद को समाप्त कर देते, राजनीति करते हो, नक्सलवाद पे राजनीति करते हो, ये कहते हो कि 1000 करोड़ के बंदर बांट के लिए सरकार ईमानदारी के साथ में काम कर रही है। जवान शहीद होते हैं और शहादत के लिए सवाल करते हो। शहादत के लिए, शहादत की परिभाषा कि लूटपाट बंदरबाट, शहादत की परिभाषा की नजाकत है, पैसे की हजारों करोड़ पैसे बंदरबाट, ये इनकी मजबूरी है। सवाल सही हुए, जहां होली मिलन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोग नाच रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग है पटाखे फोड़ रहे थे, शहादत की बात ही नहीं करना है। इनको तो केवल भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार की जनक इस देश के अंदर में कांग्रेस है, इनके साथ में मजबूरी ये है। मेरे को बोलने नाम घोटाला पे आ गए, मेरे को बोलने का मौका दे, आप बोलिए। इनकी मजबूरी ये है कि ये जवानों के खिलाफ में नहीं बोल सकते, इसलिए उनकी शहादत की बड़ी ये तारीफ करते हैं। लेकिन सरकार इनकी मजबूरी ये है कि ये सरकार की तारीफ नहीं कर सकते। 5 नक्सलियों को मारा गया है, लेकिन इनके मुंह से 5 सेकंड का ये शब्द नहीं निकाला कि सरकार ने, सुनिए, सरकार ने कि ये
लेकिन संजय जी वो तारीफ की चीजें हैं, लेकिन सवाल एक ये है कि अगर उनका जो तंत्र है हथियारों को बाहर से अंदर लाने का वो तो रुका नहीं, अगर हमारे जो हथियार रुकेंगे उनके पास पहुंचेंगे तो आप लड़ाई जीतेंगे कैसे? ये एक अहम सवाल है। राजीव जी, ये अजीब सी परिस्थिति है कि उनको बाहर से तो हथियार मिल रहे हैं, हमारा सिस्टम भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको हथियार पहुंचा रहे हैं अपनी कमियों की वजह से। ऐसे में क्या प्रभावित इतना संभव हो पाए? नहीं ऐसा, और दूसरी बात ये भी मैं बोलूंगा कि क्योंकि देखिए ये एक दूसरा एक गंभीर मसला है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो बातें अभी कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं की हो रही हैं उससे मुझको लगता है कि हमको इससे अलग होकर के, और इसमें सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, इसमें हर दल हर वर्ग के लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मसला हो चुका है और इतने जवान मारे जा रहे हैं, वो भी किसी माँ के बेटे हैं। और इतना ही नहीं, अगर विकास की बात करें तो उस एरिया में जिस प्रकार विकास होना चाहिए वो विकास भी नहीं हो पा रहा है, और उसका कारण वहां जो माओवादियों का जो पूरा का पूरा जखीरा है उसको जब तक वो खत्म नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो समझने वाली बात यह है कि हमको राजनीति से ऊपर उठ करके और सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर उनके पास इतने हथियार कैसे पहुंच रहे हैं, जो सूचना के तंत्र हैं, बाकी जो तंत्र हैं वो कैसे उन तक पहुंच रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। ये राजनीतिकरण का मसला ही नहीं है। यहाँ अगर गांव के गांव वहां के तबाह हो रहे हैं, देखिए ये सामाजिक सांस्कृतिक और बाकी तमाम जिसको भी जो भी कह लें आप, वो सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। वहां तक तमाम मसले हैं, लेकिन कम से कम हथियारों को वहां पर पहुंचने से पहले रोकना पड़ेगा। वहां के लोगों को पहले जागृत, मतलब उनको कैसे आप जो उस विचारधारा से अलग हटा करके, और आप विचारधारा से अलग न भी हटाएं तो उनकी जो मदद कर रहे हैं उनको रोकना होगा। बिल्कुल। और सभी को एकजुट होकर सामने आना होगा, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल है। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, इस गंभीर मसले पर आप जुड़े और अपनी राय दी। उम्मीद की जाती है कि कम से कम सुरक्षा का मामला है तो सहमति बनेगी, क्योंकि अगर सहमति नहीं बनती तो उसके अंजाम जो हैं वो हमारे सामने स्याह भविष्य पैदा कर सकते हैं। आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही।